लॉकडाउन के बीच मजदूरों का अपने राज्यों में लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली से यूपी की तरफ जाने की कोशिश में जुटे मजदूर बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर जुट गए। इस दौरान मजदूरों की भारी भीड़ नजर आई और सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ने भी ध्यान नहीं रखा। लोग लाइन में एक दूसरे के काफी करीब खड़े दिखे। तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के काफी करीब दिख रहे हैं। बॉर्डर पर ये मजदूरों की भीड़ और मजदूरों की वही मांग कि उनको जल्द से जल्द उनके घर भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पर तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं राहत शिविर के, उनको रखने के, उनके खाने पीने के प्रबंध के, लेकिन ये मजदूर कई ऐसे हैं जो इस बात की शिकायत और ये आरोप भी लगाते रहे हैं प्रशासन और सरकार पे कि इन्हें खाने के लिए नहीं मिलता, इनके और जो तमाम सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए ये एक ही गुहार लगाते रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द इनके घर भेजा जाए, लेकिन बावजूद इसके जब कोई प्रबंध नहीं हुआ तो गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखिए स्थिति कैसी हो गई। वहां पर भारी संख्या में ये मजदूर उमड़ पड़े। हालांकि बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जिन्होंने अपने चेहरे को ढका था, लेकिन उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नज़ारा यहाँ नहीं दिखा। लॉकडाउन और मजदूरों के अपने राज्यों में लौटने के सिलसिले के बीच यूपी की झांसी बॉर्डर को पुलिस ने अचानक सील कर दिया, जिससे वहां मजदूरों की भीड़ जुट गई। ये वो मजदूर थे जो दूसरे राज्यों से अपने गांव लौटने की तरफ ट्रक में भरकर और पैदल चलकर पहुंचे थे। बॉर्डर सील करने से मजदूर नाराज हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। रात भर से भूखे प्यासे मजदूरों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि पुलिस उन्हें बसों से उनके घर पहुंचाने का भरोसा देती रही, लेकिन मजदूर तुरंत ही बॉर्डर खोलने की मांग करते रहे। करीब 10 घंटे से हंगामा जारी है और इस बीच बताया जा रहा है कि वहां करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया है। आज लॉकडाउन के तीसरे चरण का आखिरी दिन है। सूत्रों के मुताबिक कल से लागू होने वाले लॉकडाउन के चौथे चरण की सारी कवायद पूरी कर ली गई है। कल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में 2 घंटे तक चली मैराथन बैठक में लॉकडाउन के चौथे चरण के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। बताया गया कि आज लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। 2 घंटे चली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जिसमें राज्यों की तरफ से मिले सुझावों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बैठक में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और उनके उपायों पर भी चर्चा की गई। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4 के लिए अभी कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने साफ कर दिया कि सोमवार से पंजाब में कर्फ्यू हटाया जाएगा। इसके अलावा पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक जारी रखने का ऐलान किया। हालांकि इस दौरान कुछ इलाकों में पंजाब सरकार छूट भी देने जा रही है। अमरिंदर सरकार कई इलाकों में दुकानें खोले जाने का फैसला भी करने जा रही है। 18 तरीक ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ लॉकडाउन सी नंबर 3 लॉकडाउन ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनाउंस कर रही है या नहीं अनाउंस कर रही, लेकिन मैं इस गल ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। मैं कर्फ्यू हटा देनी है, कोई कर्फ्यू नहीं होएगा पंजाब 'ਚ 18 तरीक ਤੋਂ, लेकिन लॉकडाउन ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। मैं 30-31 मई ਤਾਈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। बड़ी राहत मिलेगी ਉਹਦੇ 'ਚ, लेकिन ਤੁਸੀਂ मेरा साथ देना है। प्रवासी मजदूरों पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच घमासान तेज होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे को चिट्ठी लिखकर ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य के मजदूरों के लौटने का सारा खर्च उठाएगी, साथ ही किसी भी मजदूर से पैसा नहीं लिया जाएगा। ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि घर लौटने के लिए मजदूरों की कड़ी मेहनत को सलाम। मैं ये ऐलान करती हूँ कि पश्चिम बंगाल की सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से दूसरे राज्यों से लौट रहे हमारे मजदूरों का सारा खर्च उठाएगी, किसी मजदूर से पैसे नहीं लिए जाएंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर चल रही सियासत के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर दोहराया कि रेलवे किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रेल मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि राज्यों के जिला कलेक्टर को फंसे हुए श्रमिकों के नाम और उनके नजदीकी स्टेशन की लिस्ट राज्य के नोडल अधिकारी के जरिए रेलवे को भेजनी होगी। रेल मंत्री ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे देश के किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। इसके लिए जिला कलेक्टर को फंसे हुए श्रमिकों के नाम और उनके गंतव्य स्टेशन की लिस्ट तैयार कर राज्य के नोडल ऑफिसर के माध्यम से रेलवे को आवेदन करना होगा।
उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कोरोना महामारी फैलाने के लिए तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। अब आंकड़ा जो है देश भर में इतने हजार, 80,000, 82,000 के पार पहुंच चुका है। क्या अब भी आप ये मानेंगे कि ये जो इसमें स्पाइक आया था उसके लिए तबलीगी जमात जो है वो मुख्य तौर पर जिम्मेदार है? देखिए, तबलीगी जमात और मरकज कोरोना को प्रारंभ में फैलाने के लिए जिम्मेदार है और उनके कारण पूरे देश के अंदर ये फैला है। देखिए, बीमारी आना ये बुराई नहीं हो सकती है, इसके लिए वो व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता, लेकिन बीमारी को छुपा करके हम उसका कैरियर बनने का काम करें, ये गलत है। और दुर्भाग्य से तबलीगी से जुड़े हुए लोगों ने कोरोना के कैरियर बन करके देश के अंदर इस प्रकार की तबाही को मचाने की कुत्सित मनता से काम किया था, इसलिए वो अक्षम्य है। माइग्रेंट लेबर के साथ आप इसको नहीं जोड़ सकते, ये संकट से त्रस्त है, ये बेचारे की गलती नहीं है जी, इसलिए दोनों को एक साथ तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज उससे उबर चुके हैं हम लोग, माइग्रेंट लेबर की समस्या का भी समाधान कर लेंगे और कोरोना पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि तबलीगी जमात को माइग्रेंट लेबर से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन तबलीगी जमात की वजह से लोग पूरे मुस्लिम समुदाय को जोड़ने लगे, वो आप सही मानते हैं, वो गलत है, या वो भी लोगों की गलती नहीं थी क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था कि तबलीगी जमात से हो रहा है या मुस्लिम समुदाय में ऐसी भावना है? देखिए, हर समाज में अच्छे लोग भी हैं और तबलीगी जमात के इन कृत्यों का विरोध मुस्लिम समुदाय ने भी काफी हद तक काफी लोगों ने किया जी। जो लोग उस सब के बावजूद भी उनके साथ खड़े हो रहे थे, वे लोग उस अपराध में शामिल थे। इसलिए हम इस बात को मानते हैं कि तबलीगी जमात कैरियर का काम शुरू में किया था, आज उस समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है और माइग्रेंट लेबर को इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि जो क्षेत्र पहले से ही हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं, माइग्रेंट लेबर वहां पे काम कर रहा था, रोजी रोटी कर रहा था, कमा रहा था और वहां पर निर्माण और देश के निर्माण में अपना खून पसीना बहा करके अपनी मेहनत कर रहा था। उस बेचारे को जानकारी नहीं थी कि यहां पे इतना इन्फेक्शन है, वह इन्फेक्शन का शिकार हुआ है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसके इस संकट में खड़े होकर के उसको राहत दें, हर प्रकार का सपोर्ट करें। देश भर में लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों मजदूरों का पैदल ही घरों के लिए निकलना जारी है। यूपी बिहार के इन मजदूरों के सामने लॉकडाउन के बाद खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है, जिसके बाद उनके पास घर वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और इसीलिए ये लोग गांव जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। कुछ मजदूर पीठ पर और कुछ कंधों पर बैग लादकर चलते नजर आए, जबकि कुछ चलते चलते थक जाने के बाद मदद के लिए सड़क पर किसी गाड़ी का इंतजार करते दिखे। अब चल रहे हैं, अब ना किराया है, न भाड़ा है, न सवारी है, अब गांव पहुंचना है, कई दिन में पहुंचे अब ये नहीं पता। कई मजदूरों के साथ महिलाएं और बच्चे भी थे, जिनके साथ वो आसपास के लोगों की तरफ से सड़क किनारे लगाए गए टेंट के नीचे बैठकर सुस्ताते दिखे। मजदूरों ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के बाद वो लोग बेहद मुश्किल में थे, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिली और इसके बाद उन्होंने गांव वापस जाने की ठान ली। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं मिला हुआ, खाने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत दिक्कत हो रहा था हमारे को। केरल के कोझिकोड में कारों की सर्विस करने वाले एक सेंटर में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई, लेकिन यह आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर तक उड़ती दिखाई दी। आग से निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी और उसे काबू पाना काफी मुश्किल हो गया था। आग की भयंकर लपटों और धुएं को देखकर वहां आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कई लोग घटना का वीडियो भी बनाते दिखे। इसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने भीड़ को वहां से दूर हटाया और आग बुझाने में जुट गए। दमकल कर्मचारी आग की लपटों पर बड़े बड़े पाइपों के जरिए लगातार पानी की बौछार करते रहे, जिसके बाद कई घंटे की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई।
आर्थिक पैकेज में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में धीरे धीरे दूसरे देशों पर निर्भरता कम करते हुए हथियारों की खरीद पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए आयात न किए जाने वाले उत्पादों की लिस्ट भी बनेगी। इसके अलावा सेना ने मानक पर खरे उतरने वाले हथियार देने की ही कंपनियों से खरीदे जाएंगे। इतना ही नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। हालांकि सरकार ने साफ किया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का निजीकरण नहीं किया जाएगा। We have now come to a conclusion that we shall notify, this is done with the consultation with the Department of Military Affairs. We shall notify a list of weapons and platforms which shall be not allowed for import, but we shall have them bought from India. So the import of this listed set of equipments shall not be allowed. They shall be banned. उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। इस फैसले से मेक इन इंडिया के तहत भारतीय रक्षा उत्पादन की सही क्षमता पता चलेगी। ये घोषणा एक गेम चेंजर साबित होगी। उधर डीआरडीओ के चेयरमैन समेत तमाम रक्षा विशेषज्ञों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घरेलू रक्षा उत्पादन के लिए शुरू किए गए सुधार उपायों का स्वागत किया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सुधार उचित तरीके से लागू करने से भारत को हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान के आयात में काफी कमी लाने में मदद मिलेगी। These decisions will give a lot of impetus to the defense R&D in the country, inducted into the armed forces, making the indigenous content in the armed forces a large value. बहुत खुशी है कि एक डिफेंस रिफॉर्म्स के बारे में सोचा है और जो असलियत है इकोनॉमिक स्टिमुलस और इकोनॉमिक बूस्टर इस दौरान पर, और ये एक कोरोना के वातावरण के बाद में जो पोस्ट कोविड में जो नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा बात ये है कि हम मेक इन इंडिया क्या करते हैं, हम लोकली प्रोड्यूस क्या करते हैं, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कैसे हम इंपोर्ट्स के कम करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो सेल्फ रिलायंट है वो डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है। I think it's an excellent step, and these policy reforms in defense production will lead to a self-reliant India in defense manufacturing. I think this is an excellent step which has been taken after due consideration, and in the post-COVID-19 emerging world order, India has to be a major player. क्या बीमार होने पर आप होम्योपैथी दवा खाते हैं? नहीं भी खाते, कहीं अब खाने का इरादा तो नहीं कर लिया? दावा ही कुछ ऐसा किया जा रहा है। वायरल मैसेज के मुताबिक होम्योपैथी की दवा कैम्फोरा 1M कोरोना वायरस से निजात दिला सकती है। ये दवा मशहूर उद्योगपति राजीव बजाज के हवाले से दावा किया जा रहा है। तो क्या एक छोटी सी बोतल में है कोरोना वायरस से लड़ने का नुस्खा? इस दवा को ध्यान से देखिए। ये होम्योपैथिक दवा कैम्फोरा 1M है और इसे ही लेकर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि यह दवा आपको कोरोना वायरस से बचाएगी। कोरोना वायरस के बारे में समय बीतने के साथ जितनी नई बातें सामने आ रही हैं, उतने ही नए दावे पेश किए जा रहे हैं। ताज़ा दावा है कैम्फोरा 1M के बारे में। व्हाट्सएप पर इसी की तस्वीर फॉरवर्ड की जा रही है। ट्विटर और फेसबुक पर भी ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। दावे के पीछे जो वजह बताई जा रही है उसके पीछे है ये शख्स, मशहूर उद्योगपति और बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज। सोशल मीडिया में राजीव बजाज के नाम पर पोस्ट लिखकर कहा जा रहा है कि होम्योपैथिक दवा कैम्फोरा 1M कोविड-19 से बचाव और उसके इलाज में प्रभावी हो सकती है। कैम्फोरा 1M ये एक होम्योपैथिक दवा है
कहते हैं ईरान में रोज लगभग 1000 लोगों की मौत हो रही थी, जो अब लगभग कोरोना मुक्त हो गया है। इस दवा के बारे में जानकारी मिलने के बाद बजाज ऑटो के चेयरमैन श्री राजीव बजाज ने ये दवा पुणे शहर में करीब 3 लाख लोगों को मुफ्त में बांटी है। कहते हैं कि जिन्होंने भी इस दवा का कोर्स किया है उनमें से एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया। उदार दिल वाले श्री राजीव बजाज पूरे भारतवर्ष की 135 करोड़ जनता को ये दवा मुफ्त में बांटने को तैयार हैं, जिसका खर्च 650 से 700 करोड़ है। राजीव बजाज के नाम का हवाला देते हुए इस दवा का डोज भी बताया गया है। ये मैसेज इतना वायरल है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सूले ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है। बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए होम्योपैथी की दवाओं के प्रयोग की बात की है। वो खुद भी योग में विश्वास करने वाले इंसान हैं और होम्योपैथी के जानकार भी हैं। सुप्रिया सुले, ये बात चली ही थी कि ये खबर भी आ गई कि महाराष्ट्र में भी राज्य पुलिस ने अपने कर्मचारियों को कैम्फोरा 1M दवा लेने को कहा है। और तो और झारखंड में सीआरपीएफ के जवानों को आर्सेनिक एल्बम और कैम्फोरा जैसी होम्योपैथिक दवाइयां पहले ही बांटी जा चुकी हैं और शायद यही वजह है कि इस दवा की मार्केट में डिमांड बढ़ गई है। खास डिमांड नहीं थी, पर अब लोग किसी रिसर्च को देखकर या कोई वीडियो वायरल हुआ है या किसी होम्योपैथ ने कुछ ऐसा कहा होगा स्पेशलिस्ट ने, जिसके कारण लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो सवाल है कि ऐसा क्या है इस दवा में जो ये अचानक से इतनी मशहूर हो गई। इस दवा का जिक्र तो आयुष मंत्रालय ने भी नहीं किया है, तो फिर इतने लोगों को ये दवा किस आधार पर दी जा रही है। इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये दवा कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है और क्या ये सारी बातें राजीव बजाज ने ही की हैं। पड़ताल की शुरुआत हमने राजीव बजाज के बयान से की। राजीव बजाज ने इंटरव्यू में उम्मीद जताई है कि होम्योपैथिक दवा कैम्फोरा 1M कोरोना के इलाज में प्रभावी हो सकती है। पुणे में करीब 3 लाख लोगों ने कैम्फोरा 1M लिया और उनमें से कोई भी ये शिकायत लेकर नहीं आया कि इस दवा को लेने के बाद उनमें कोई लक्षण आए हों। कोरोना वायरस से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में दहशत है। हर तरफ इसके वैक्सीन और इससे निपटने के लिए दवा की रिसर्च की जा रही है। तो राजीव बजाज के बयान के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि कैम्फोरा 1M कोरोना वायरस के लिए रामबाण साबित होने वाला है? सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय अलीगढ़ की डॉक्टर रश्मि शर्मा के पास, जिन्होंने हमें ये बताया कि कैम्फोरा 1M किस काम आती है। कैम्फर हमारे यहाँ 2 तरह से इस्तेमाल की जाती है, 2 नामों से, कैम्फर मोनोब्रोमेटा और कैम्फर ऑफिशिनालिस। कैम्फर मोनोब्रोमेटा बच्चों में हैजा के रोग के लक्षण, पैरालिसिस, नसों की कमजोरी इत्यादि में प्रयोग की जाती है, जबकि कैम्फर ऑफिशिनालिस अचानक से अत्यधिक कमजोरी आ जाना, बुखार के साथ शरीर का ठंडा पड़ना, पल्स का धीमा होना, सांस का ठंडा पड़ना, त्वचा का बिल्कुल ठंडा पड़ जाना और ठंडी त्वचा के होने के बाद भी मरीज उसको ढकना या कवर नहीं करना चाहता है। ऐसे कुछ लक्षणों पे कैम्फर दी जाती है। लेकिन डॉक्टर रश्मि शर्मा के बताए गए बीमारी या रोग के लक्षण में कोरोना वायरस का नाम तो कहीं नहीं है। हमने होम्योपैथी के डॉक्टर प्रतीक मिश्रा से इस पर और जानकारी ली। ईरान में डॉक्टरों ने बहुत ही सीवियर और एडवांस स्टेट के रिस्पिरेटरी फेल्योर में होम्योपैथिक दवा कैम्फर 1M का सफलतापूर्वक प्रयोग किया और इसके प्रयोग से बहुत सारे मरीजों की जान बचाई गई और इसका इस्तेमाल भारत में भी हो सकता है, लेकिन अभी तक भारत में इस दवा को कोरोना के पेशेंट्स के रिसर्च वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। ईरान ने कैम्फोरा 1M का प्रयोग तो किया है, लेकिन ये बहुत कम लोगों पर किया गया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या भारत सरकार ने किसी खास दवा का नाम सुझाया है जिससे कोरोना वायरस का इलाज संभव है। इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री ने 26 अप्रैल 2020 को किए गए
मन की बात कार्यक्रम में दिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाले उपायों की बात की थी, न कि किसी दवा के नाम का सुझाव दिया था। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आयुष मंत्रालय ने भी होम्योपैथिक दवा कैम्फोरा 1M लेने की सलाह दी है। लिहाजा न्यूज 18 की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित होती है। कैम्फोरा 1M नाम की होम्योपैथिक दवा सिर्फ आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। साथ ही कुछ मामलों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यह दवा कोरोना वायरस का इलाज करने में कामयाब है। नोएडा में राशन लेने के लिए लाइन में लगी महिलाओं की पिटाई के आरोप में एक दारोगा को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि सेक्टर 20 के थाने में तैनात एक दारोगा ने राशन लेने के लिए लाइन में लगी महिलाओं की डंडे से पिटाई की। सेक्टर 19 की झुमकियों में रहने वाली ये महिलाएं राशन लेने के लिए लाइन में लगी थी, लेकिन वहां मौजूद दारोगा ने कुछ महिलाओं की डंडे से पिटाई शुरू कर दी। वहीं मौजूद किसी शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आते ही दारोगा के ऊपर कार्रवाई की गई और उसे निलंबित कर दिया गया। साथ ही गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने इस घटना की जांच के आदेश भी दिए। बना रही वीडियो देख। जयपुर की जिला जेल में 116 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जयपुर में एक दिन में कुल 122 मरीज मिले, जिसमें जिला जेल के 116 पॉजिटिव शामिल हैं। वहीं पूरे राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 177 नए मरीज सामने आने के बाद वहां मरीजों की संख्या बढ़कर 5000 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं पूरे राजस्थान में कोरोना की वजह से अब तक कुल 125 लोगों की मौत हो चुकी है। हैदराबाद में लॉकडाउन के बीच तेंदुए का सड़क पर एक आदमी पर हमला करने का वीडियो सामने आया। बताया गया कि यह वीडियो 2 दिन पहले का है। पंकज जी दिखाई दिया। इससे कुछ देर पहले 2 आदमी एक ट्रक के पास खड़े नजर आए और इसके कुछ ही देर में वो भागने लगे, जिनमें से एक आदमी ट्रक पर चढ़ गया, जबकि दूसरा आदमी अपनी जान बचाने के लिए सामने बनी दुकानों में घुसने की कोशिश करता दिखाई दिया। लेकिन लॉकडाउन की वजह से दुकानों के शटर बंद थे, जिसके बाद वो आदमी ट्रक में चढ़ने लगा, लेकिन तभी तेंदुए ने वहां पहुंचकर आदमी के पैर पर झपट्टा मारा। हालांकि आदमी ट्रक पर चढ़ने में कामयाब रहा। इसके बाद तेंदुआ इधर उधर भागने लगा। इसी बीच वहां कई कुत्ते भी पहुंच गए जो तेंदुए पर भौंकने लगे। एक कुत्ता तो तेंदुए की पूंछ खींचता दिखा, जिसके बाद तेंदुए ने कुत्तों पर जोर से दहाड़ लगाई और सभी कुत्ते पीछे हट गए। काफी देर तक तेंदुआ वहां टहलता रहा और फिर ट्रक के नीचे जाकर घुस गया। एमपी के नरसिंहपुर में बदमाशों ने एक पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस वाला घायल हो गया। बताया गया कि पुलिस टीम इलाके में कुछ दिनों पहले हुई मारपीट की घटना के आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन रास्ते में ही आरोपियों के रिश्तेदारों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बदमाशों ने एक पुलिस वाले के सिर पर ईंट मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। हालांकि इससे पहले पुलिस ने उन पर हमला करने आए 2 लोगों को पकड़ लिया। खुद को छुड़ाने की कोशिश में बदमाशों की पुलिस वालों के साथ गुत्थम गुत्थी भी दिखाई दी। देखो तुमने खाकी पे हाथ उठा कैसे उठाओ। इसके बाद कुछ और बदमाश भी वहां पहुंच गए, जिनमें कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी के सिर पर काफी चोट लगी और वो जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ा। इसके बाद दूसरे पुलिस वाले और गांव वालों ने उसकी मदद की। हमले के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस तेजी से कर रही है। हमारे आरक्षक को मारपीट की है, जिस पर जो है अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश की जा रही है। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग में लड़ने वालों का हौसला बढ़ाने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने झंडेवालान मंदिर के सेवादारों के ऊपर ड्रोन से फूल बरसाकर उनका धन्यवाद किया। ये सेवादार पिछले करीब 2 महीने से मंदिर परिसर के पास के इलाके में जरूरतमंद लोगों को खाना बांट रहे हैं।
कोरोना योद्धाओं की इस हौसला अफजाई में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल थे। बताया गया कि झंडेवालान मंदिर के इन सेवादारों ने कोरोना की महामारी फैलने के बाद से अब तक करीब 18.5 लाख लोगों को खाना मुहैया कराया और रोजाना 35,000 लोगों तक खाना पहुंचाया। अच्छा, बहुत इन्होंने दिल्ली पुलिस ने हमारा स्वागत करा है। उनसे ज़्यादा इन्होंने हमारी हेल्प करी है। हमारे साथ इन्होंने हमारे साथ रात दिन सेवा करी है। इन्होंने दिल्ली पुलिस ने हमारी और इन्होंने लोगों की सेवा करी है। आपके फूल बरसाए जा रहे हैं। ये झंडाली का स्वागत है। पूरी झंडाली सेवा पूरी दिन रात लगी हुई थी। यहाँ पर पैकिंग होती थी, यहाँ पर भंडारा बनता था। इस तरीके से यहाँ पर ये फूल बरसाए जा रहे हैं और ड्रोन कैमरा का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पीछे यहाँ पर सेवादार हैं जो लगातार पिछले 2.25 महीने से जनता की सेवा में तैनात हैं और ज़रूरतमंद लोगों को रोज़ाना यहाँ पर ये खाना दे रहे हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा ऐसे कोरोना वॉरियर्स को हौसला बढ़ाना ये बेहद सराहनीय यहाँ पर कदम है और इससे इनको आने वाले दिनों में और ज़्यादा जनता की सेवा करने की जो का प्रोत्साहन है वो मिलेगा और इनका मनोबल और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में बस स्टैंड पर बैठे प्रवासी मजदूरों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने की घटना सामने आई। वीडियो में साफ दिखा कि किस तरह से वहां बस स्टैंड पर अपने सामान के साथ बैठे मजदूरों और उनके परिवार वालों पर सैनिटाइजर छिड़का गया। सैनिटाइजर के छिड़काव से न सिर्फ वहां बैठे लोग बल्कि उनके सामान भी पूरी तरह से भीग गए। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि पहले मजदूरों को वहां से हटाने के लिए कहा गया, लेकिन जब वो नहीं हटे तो वहां पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की इमरान सरकार ना तो कोरोना से करहाते मरीजों की सुध ले रही है और ना ही अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे रही है। इसी बीच पाकिस्तान की बत्ती भी गुल होने वाली है, जिससे अस्पतालों में अंधेरा छा सकता है, वेंटिलेटर थम सकते हैं और सब कुछ तहस नहस हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से पाकिस्तान में बिजली कंपनियां इतने घाटे में पहुंच चुकी हैं कि किसी भी वक्त पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो सकता है। पुअर मैनेजमेंट की वजह से ना उन्होंने इस डिपार्टमेंट को सील किया, ना इन्होंने कोई स्टेप लिया। हमें मजबूरन ड्यूटीज़ करनी पड़ी, हमें आना पड़ा। कोरोना से पाकिस्तान के अस्पतालों में त्राहिमाम। हम विदाउट पीपी किट और विदाउट जो है मतलब सोल्जर को जो गोलियां बुलेट के बगैर जो भेजी जाती है, हम उस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़कों पर डॉक्टर और लापता हुए इमरान खान। जिना हॉस्पिटल में कोई भी कोरोना का पेशेंट ना लेके आए, यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा, किसी को कोई नहीं हाथ लगा रहा कोरोना के पेशेंट को। कोरोना से पाकिस्तान में अब अंधेरा होने वाला है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हर गुजरता दिन पाकिस्तान को मुसीबतों की गहरी खाई में धकेल रहा है। कर्ज में डूबा ये मुल्क ना तो अपने लोगों की जान बचा पा रहा है और ना ही कोरोना नाम की महामारी को फैलने से रोक पा रहा है। अस्पतालों की हालत ऐसी हो गई है कि शवों के बीच कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। कुछ तो इतने बदनसीब हैं कि वो दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी कोरोना का इलाज नहीं करा पा रहे। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक चक्कर काटने को मजबूर पाकिस्तान की आवाम खून के आंसू रो रही है। जो अपने घरों में क्वारंटीन हैं, वो फिर भी खुशनसीब हैं। अस्पतालों का हाल तो इतना बुरा है कि वहां अच्छा भला इंसान भी बीमार पड़ जाए। पाकिस्तान के अस्पतालों में ना तो वेंटिलेटर है, ना डॉक्टर और ना ही कोई देखभाल करने वाला। कोरोना के मरीजों को अस्पतालों में भेड़ बकरियों की तरह डाल दिया जाता है और तब तक इंतजार किया जाता है जब तक कि मरीज दम न तोड़ दे। यकीन नहीं आता तो देखिए किस तरह एक मरीज अस्पताल की तरह दिखने वाले कूड़ा घर में एक एक सांस के लिए तरस रहा है। और ये देखिए, ये बाथरूम है, बहुत बुरी हालत है।
ये देखें, ऊपर देखें, कचरा कचरा, इतनी बदबू है, इतनी बदबू है शदीद, ना बैठा जाता है ना। ये देखें, ये इंतहाई बदबू है। और कहते हैं लंबे लंबे सांस ले, मैं यहाँ सांस कैसे लूँ? ये देखें, ये देखें, ये गंद। बहुत ही बुरा हाल है। कोरोना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन इमरान खान अस्पतालों का दौरा कर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश भर कर रहे हैं। इमरान का मानना है कि उनकी सरकार कोरोना से जंग में पूरी ताकत झोंके हुए है। तो क्या वाकई ऐसा है? आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिनसे कोरोना से जंग में इमरान सरकार की लापरवाहियों का पता चलता है और उस पर मुहर भी लगती है। पाकिस्तान में कोरोना का इलाज सिर्फ 36 अस्पतालों में ही हो रहा है, जिनमें इस्लामाबाद में 1 अस्पताल, बलूचिस्तान में 10 अस्पताल, खैबर पख्तूनख्वा में 7, पंजाब प्रांत में 6, सिंध प्रांत में 4, गिलगित बाल्टिस्तान में 4 और पीओके में 3 अस्पताल हैं। वहीं अगर बात करें कोरोना का टेस्ट करने की, तो इसमें तो पाकिस्तान और भी ज्यादा फिसड्डी है। प्राइवेट लैब मनमानी रकम वसूल रहे हैं, जबकि कोरोना टेस्ट करने वाले सरकारी अस्पतालों की संख्या बेहद कम है। अस्पतालों में कोरोना टेस्ट करने के लिए किट मौजूद नहीं, और जहां किट मौजूद है वहां भीड़ इतनी कि हालात बेकाबू हुए जाते हैं। कराची में कोरोना आए 70 दिन गुजर गए, मगर सिंध हुकूमत मुतासरीन के लिए मौसर निजाम ना बना सकी। कोरोना के मरीज धक्के खाने पर मजबूर। सरकारी अस्पतालों में भरपूर सहूलियात के दावे धरे रह गए। समा ने राब्ता किया तो अस्पतालों से जवाब मिला, मरीजों के लिए बेड्स हैं ना वेंटिलेटर्स। वजीर सेहत को हेल्पलाइन का नंबर तक याद नहीं, कहती है अस्पतालों से मरीज के राब्ते का मैकेनिज्म बना रहे हैं। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अस्पतालों का क्या हाल है और वहां कोरोना किस तरह कहर बरपा रहा है। लेकिन इसी बीच इमरान के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। अस्पतालों की बिजली जाने वाली है। जी हां, सही सुना आपने, पाकिस्तान में बिजली संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की बत्ती गुल होने वाली है। अस्पतालों में अंधेरा होने वाला है। वेंटिलेटर बंद होंगे, कोरोना मौत लाएगा। पाकिस्तान में ब्लैकआउट होने का अंदेशा जताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि बिजली कंपनियां घाटे में चल रही हैं। बिजली की खपत भी कम हुई है और उससे होने वाली कमाई भी घटी है। पाकिस्तान की एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली कंपनियों को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। औद्योगिक गतिविधियां बंद होने की वजह से बिजली की खपत 27% तक कम हुई है। यही नहीं, बिजली बिल का भुगतान भी 94% से घटकर 85% हो गया है। कोविड-19 के कारण पाकिस्तान में पावर सेक्टर पर भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ एक और कारण भी है, जो 40 इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, उन पे आरोप है कि सब्सिडी का दुरुपयोग किया है, जिसकी जांच हो रही है। नेफ्रा टैरिफ को बढ़ाना चाहता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो भी नहीं हो पाया। इसके सिवा जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहिए थे नेफ्रा को, वो नहीं ले पाए। इन हालात में अगर पाकिस्तान की बिजली कंपनियां ठप हो गईं, तो क्या होगा? जाहिर है पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा छा जाएगा उन अस्पतालों में जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। अंधेरा हो जाएगा उन क्वारंटीन सेंटरों में जहां इमरान सरकार ने कोरोना के संभावित मरीजों को रखा हुआ है। पहले से बदहाल पाकिस्तान की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा जाएंगी। वैसे आपको बता दें कि इमरान खान को इस बात का करंट बहुत पहले ही लग चुका था और उन्होंने चीन से मदद की गुहार भी लगाई थी। पिछले महीने ही पाकिस्तान ने चीन से 2,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाने की शर्तों में ढील देने की गुजारिश की थी। चीन ने पाकिस्तान को यह कर्ज चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत विद्युत व्यवस्था के लिए दिया था। इस नुकसान के कारण बिजली में कटौती होगी, जो सबसे ज्यादा छोटे व्यवसायों को नुकसान करेगा, जिनकी आर्थिक स्थिति वैसे भी कमजोर है, उनको ये
उनकी और आर्थिक स्थिति खराब करेगा। दूसरा यह है जो वर्क टू होम है, वर्क फ्रॉम होम है, जो कि पूरी दुनिया कर रही है, वो पाकिस्तान के जो आवाम है वो नहीं कर पाएंगे। जाहिर है बिजली संकट गहराया तो पाकिस्तान की हालत पतली हो जाएगी। वहां कोरोना से जूझते मरीज दम तोड़ने लगेंगे। लेकिन इस सबसे बेपरवाह इमरान खान कर्ज और कर्ज की किश्तों में रियायत के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। वो ऐसी कोई पुख्ता रणनीति नहीं बना पा रहे जिससे कोरोना और कर्ज के भंवर में फंसे पाकिस्तान को निकाला जा सके। तो शायद यही वजह है कि उन्हीं के मुल्क में उन्हीं की जनता अब उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 30,000 के पार हो गई। वहां एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 1606 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 30,706 हो गई है। वहीं अकेले मुंबई में 18,555 मरीज हैं। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 67 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,135 पहुंच गया है। लॉकडाउन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूर पलायन करते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मंजर नजर आया महाराष्ट्र के नागपुर में, जहां साइकिल पर सवार कुछ मजदूर चले जा रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगार हुए मजदूर महाराष्ट्र के सोलापुर से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों के लिए साइकिल से निकल पड़े हैं। साइकिल सवार ये मजदूर सोलापुर से 1600 किलोमीटर दूर गोरखपुर और बस्ती जाने के लिए निकले हैं। लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं। अभी 859 किलोमीटर नागपुर से बस्ती दिखा रहा है। हम लोग वही 859 किलोमीटर चल के जाएंगे तो हम लोग बस्ती पहुंचेंगे। उधर से हम लोग का गवर्नमेंट जो करेगा, क्वारंटीन करेगा, तो हम लोग क्वारंटीन होने के लिए तैयार हैं। हमने पंढरपुर से साइकिल खरीद के लाई है और गांव से हम लोग पैसा मंगाए हैं। तो सेठ नहीं दे रहा है पैसा, ताला मार के रख रहा था गेट में, हम लोग को जाने नहीं दे रहा। चोरी से हम लोग आ रहे हैं भाग के। और ऐसे अब साइकिल रास्ते में पंचर हो जा रहा है, कहीं टूट जा रहा है, ऐसे आता है, कहीं मिल जाते हैं तो बनवा लेके आते हैं। 800 किलोमीटर चले हैं, साइकिल खरीदे हैं, अभी जा रहे हैं गांव अपने। कहाँ जाना है आपको? यूपी। क्यों यहाँ साइकिल से क्यों चलना पड़ा आपको? और उधर हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। और कितना किलोमीटर चलना है? अभी तो 800 किलोमीटर चलना है। न्यूज़ 18 से बातचीत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन को एक यूनिट मानने से इनकार किया और कहा कि कोरोना संकट के बीच हर जिला अपने आप में एक यूनिट है। योगी जी, आप जैसे गाजियाबाद जिला है, गौतम बुद्ध नगर जिला है, ये दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के लोग यहाँ काम करते हैं। आपकी क्या राय है, यूपी की क्या राय है कि एनसीआर को इस कोरोना संकट में एक यूनिट मानना चाहिए, क्योंकि उनको आने जाने में फिर वो बॉर्डर आ जाता है। क्या ये बॉर्डर एनसीआर का होना चाहिए या इसमें यूपी की क्या सोच है? देखिए, मेरा ये मानना है कि एनसीआर को एक यूनिट नहीं मान सकते हम लोग। अच्छा, हमें अलग अलग छोटे छोटे यूनिट को जहां जहां जिस प्रकार का इन्फेक्शन है वहां पर उस प्रकार की व्यवस्थाएं देनी चाहिए। हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर को भी अलग किया है, गाजियाबाद को अलग किया है, हापुड़ को अलग किया है, मेरठ को अलग किया है, शामली को अलग किया है, बागपत को अलग किया है। ये सभी अलग अलग यूनिट में, और फिर इसमें भी हम लोगों ने हॉटस्पॉट्स चिन्हित करके रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में वहां की व्यवस्था को भी हम लोगों ने वो किया है। कंटेनमेंट एरिया उसमें जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार तय किया है। आवागमन में, आवश्यक सेवाओं की आवागमन में कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोविड हॉस्पिटल में काम करके और दिल्ली से गाजियाबाद आए या गाजियाबाद में कोविड हॉस्पिटल में काम करके वह दिल्ली जाए। हमें ये छूट नहीं देनी चाहिए। उसी जिले में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, हॉस्पिटल परमिसेस में या उसके आसपास उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे इन्फेक्शन को हर हाल में, मेडिकल इन्फेक्शन को, मंडी के इन्फेक्शन को या फिर किसी भी अन्य प्रकार के इन्फेक्शन को रोका जा सके। जो डॉक्टर अपने घर गाजियाबाद या गुड़गांव या नोएडा जाना चाहता है, क्या उसको जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए? ये कैसा भेदभाव आप फैलाना चाहते हैं? ये इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए,
पॉजिटिव केस हो जाए तो बजाय इसके कि आप उसकी मदद करें, एक मुख्यमंत्री के तौर पे, एक सरकार के मुखिया के तौर पे आप उसके खिलाफ नफरत, डर और भय फैला रहे हैं समाज में। उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं कि एक डॉक्टर अपने घर गाजियाबाद नहीं जा सकता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के आश्रम इलाके में जाकर प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की। काली पैंट और सफेद कुर्ता पहने राहुल गांधी को फुटपाथ पर बैठा देखा गया, जहां उन्होंने सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास प्रवासी मजदूरों से बात की। कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अपने घरों की ओर वापस जा रहे प्रवासी मजदूरों के एक समूह से राहुल गांधी ने उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। उधर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के मजदूरों से जाकर मिलने पर निशाना साधा और उसे सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए उठाया गया कदम बताया। उनको 50 दिनों के बाद उपरांत याद आया कि हाँ साहब, सो माइग्रेंट लेबर भी हैं। अभी तक उनको ये याद नहीं आया था। हम लोग की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, हम लोग तो उनके खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं, उनके जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं और करेंगे। पहले 3 महीने का राशन हम लोगों ने दिया, फिर 2 महीने का राशन दिया, उनके अकाउंट में हमने पैसा दिया। ट्रेन्स की व्यवस्था कर रहे हैं और ट्रेन्स की व्यवस्था हम करेंगे। इनको अभी पॉलिटिक्स करने के लिए, एक फोटो ऑप के लिए वो जाकर के कुछ लोगों से मिलिए, ऐसे नहीं होता है। कुछ संवेदना होनी चाहिए। अच्छा हुआ राहुल गांधी जी को लॉकडाउन की लगभग 2 महीने के बाद गरीबों को सेवा करने की उनकी मन में अच्छा भावना आई। मैं उनको धन्यवाद देता हूं इस अच्छे काम के लिए। बाकी रहा उसमें वो राजनीति मन भावना से जो काम करते, राजनीतिक दृष्टि से वो काम करते, अच्छा होगा जहां जहां उन्हीं की पार्टी की सरकार है, वहां जो लोग माइग्रेंट लेबर जा रहे हैं या जहां पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या राजस्थान हो, वहां अगर उन सरकारों को कह के माइग्रेंट लेबर को सुव्यवस्थित ले जाने की जिम्मेवारी लेते तो और अच्छा होता। किसी नमी वाली जगह या खराब हो रहे खाने पर आपने फंगस निकलते देखा होगा। मखमली जाली जैसा दिखने वाला फंगस किसी खराब हो रहे सामान पर उगाता है। लेकिन क्या आपने किसी मॉल में फंगस का जाल देखा है? सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हैं जिसमें फंगस ने मॉल में जो बर्बादी की है वो दिख रहा है और मॉल में फंगस पैदा होने की वजह बताई जा रही है कोरोना वायरस। बैग पर फंगस, बेल्ट पर फफूंद, बेरंग हो गए ये जूते भी अपनी बर्बादी का रोना रो रहे हैं। गंदगी का आलम ये कि जैसे पूरी दुकान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं और वायरल होने की जो वजह बताई जा रही है वो भी देखिए। लॉकडाउन में चमड़े के इन प्रोडक्ट्स की क्या हालत बना दी। इनमें से कई सामान की कीमत तो लाखों में है। क्या सिर्फ लॉकडाउन इसकी वजह हो सकता है? इसकी एक और वजह जो इस दूसरे पोस्ट ने बताया है। मॉल के सारे एसी सिस्टम बंद हो गए। यही वजह है कि चमड़े के सामान पर फफूंद लग गई। लेकिन जब मॉल खुलेंगे तो एयर कंडीशनर से उड़कर यही फंगस हमारी सांस की नली में चली जाएगी। सूनी पड़ी ये इमारत कभी खरीदारों की भीड़ से गुलजार रहती थी। ये जो बंद दुकानें हैं इनमें ग्राहकों की भीड़ उमड़ती थी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से देश के सारे मॉल बंद हैं और बंद हैं उसमें रखे सामान। सभी मॉल और सिनेमा घर बंद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के V3S मॉल के बाहर और यहाँ आप देखेंगे कि मॉल को पूरी तरह से बंद रखा गया है। इस मॉल में कपड़ों से लेकर खाने पीने से लेकर सैलून से लेकर हर एक चीज़ की दुकान थी, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन की वजह से इसे बंद रखा गया है। सवाल है कि क्या एसी नहीं चलने पर मॉल में रखे सामान खराब होने लगे हैं? दूसरा ये कि ये वायरल तस्वीरें कहाँ की हैं? पड़ताल के दौरान हमने देखा कि यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
लोगों ने व्हाट्सएप पर इस मैसेज को भारत के नाम से भी फॉरवर्ड किया जा रहा है। हमारे देश में भी सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद हैं, जिसकी वजह से उनका एसी सिस्टम बंद है। इन सभी जगहों पर सेंट्रल एसी होता है, लेकिन ये तस्वीरें मलेशिया की। इसकी पुष्टि की चीन की समाचार एजेंसी YouTube पर हमें इस वायरल खबर का वीडियो भी मिल गया, जहां चमड़े के सामानों पर फंगस नजर आ रही है। मलेशिया में बीते दिनों लॉकडाउन में छूट देने की घोषणा की, जिसके बाद यहां दुकानें और मॉल्स महीनों बाद खुले। इस बीच मलेशिया के एक शहर इपोह में एक सिनेमा हॉल को 2 महीने बाद खोला गया, लेकिन अंदर जो चीज लोगों ने देखी उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोगों का कहना है कि अंदर से ऐसी बदबू आ रही थी मानो कोई लाश वहां 2 महीने से सड़ रही हो। शॉपिंग मॉल के साथ साथ सिनेमा हॉल के सारे चमड़े की कुर्सियों पर भी फफूंदी लग गई और तेज बदबू भी आ रही थी। अब सवाल ये कि जब मॉल खुलेंगे तो फंगस का इंसानों पर क्या असर होगा, असर कितना और क्या होगा, ये जानने के लिए हमने डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से बात की। खासतौर से ऐसा देखा गया है कि जो चमड़े के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बैग है, बेल्ट है, जूते हैं, इन सब पे खास तौर से फफूंद लग जाती है, क्योंकि जो चमड़ा होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि जो हवा की नमी होती है उसको वो खींच लेता है अपने अंदर। ऐसे में अगर ये चमड़े के प्रोडक्ट्स किसी ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ के कमरा बंद है और वहाँ हवा का वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, अंदर की हवा बाहर नहीं जा रही, बाहर के अंदर नहीं आ रही, तो ऐसे में बहुत जल्दी इस पर फफूंद लग जाती है और वो जल्दी से इन सब चीजों के ऊपर फैलने लगती है। शहरों में एक बहुत बड़ा तबका है जो खरीदारी मॉल से ही करता है या फिर महीने में एक बार सिनेमा हॉल तो जाता ही है। ऐसे में क्या लॉकडाउन खुलने के बाद जो मॉल या सिनेमा हॉल में जाएगा उसे भी फंगल इन्फेक्शन का खतरा है? हर मॉल को ठंडा रखने के लिए सेंट्रल एसी प्लांट लगा होता है। लॉकडाउन के शुरू होने के बाद सेंट्रल एसी प्लांट बंद है। एसी बंद रहने के कारण चमड़े की दुकान के अंदर काफी नमी जमा हो गई होगी। यही नमी फंगस ही नहीं, कई और तरह के बैक्टीरिया पैदा करने की सबसे बड़ी वजह है। लंबे समय से बंद पड़े एसी में भी फंगस का खतरा होता है। मॉल के भीतर रखे सामान में अगर फंगस लगा तो ये फंगस मॉल के सेंट्रल एसी सिस्टम में भी जा सकती है। कोई व्यक्ति जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम हो और वो फफूंद के संपर्क में आए तो उसकी अस्थमा की प्रॉब्लम बिगड़ सकती है, या ये फफूंद अगर हमारे नाक और मुंह से शरीर के अंदर स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी जाए तो उसको भी ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी कि साधारण फ्लू जैसी बीमारी भी कर सकता है और यहाँ तक कि लंग इन्फेक्शन वगैरह भी कर सकता है और इसकी वजह से जानलेवा निमोनिया वगैरह तक हो सकता है। अगर किसी को त्वचा की एलर्जी है या किसी और तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी इसकी वजह से बढ़ सकती है। ऐसे में इससे बचने का बस यही उपाय है कि मॉल में लगे एसी सिस्टम के फिल्टर की लगातार सफाई हो और मॉल में लगातार सैनिटाइजेशन हो। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश भर के मॉल्स इस खतरे से निपटने को तैयार हैं? न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल मैसेज सही साबित हुआ है। मलेशिया के इपोह में मॉल में रखे चमड़े के सामान पर फंगस लग गया, जिससे काफी सामान बर्बाद हो गया। दिल्ली से बिहार जाने की कोशिश कर रहे प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने आईटीओ के पास रोक लिया। गुस्साए मजदूर किसी भी तरह घर जाने की मांग कर रहे थे। मजदूरों के मुताबिक ट्रेन में टिकट ना मिलने की वजह से वो पैदल घर जाने के लिए निकल पड़े, जबकि पुलिस उन्हें ट्रेन से घर जाने की हिदायत दे रही थी। तो ये मजदूर जो काफी लंबा इंतजार इन्होंने किया कि इन्हें घर पहुंचा दिया जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता दिख रहा था तो ये मजदूर पैदल ही अपने घर जाने के लिए निकल पड़े। शुक्रपुर से आ रहे हैं, बिहार जाना चाहते हैं। अच्छा, बिहार कैसे जा रहे हैं हम लोग? पैदल ही जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने का व्यवस्था नहीं। रूम में रहते थे, रूम में मकान मालिक जो है कि हम लोग से पैसा मांग रहा था, हम लोग जो है कि मजबूर में निकलना पड़ गया हम लोग को। क्या करते बताइए आप? 12 तारीख से सरकार ने ट्रेनें चला रखी हैं। 12 तारीख से चला रहा है, बात ठीक है, पर हम लोग को कोई सुविधा मिल नहीं रहा है सर। जब गाड़ी का सुविधा नहीं कैसे जाएं सर? आप सुविधा कर दीजिए, क्यों हम जाएंगे? दुख से जा रहे हैं ना, कैसे जा रहे हैं ना, हमको शौक है कि लोग उतना दूर जाएंगे। यहाँ से 28 किलोमीटर पड़ेगा शुक्रपुर से, यहाँ से आते आते पैर दर्द करने लगा। ये अभी तो 1500 किलोमीटर है।
आंध्र प्रदेश के गंटूर में पुलिस ने उन मजदूरों पर लाठीचार्ज कर दिया जिन्हें शेल्टर होम में रखा गया था। ये मजदूर अपने घर जाने के लिए लौटने के लिए वो शेल्टर होम से बाहर निकले। मजदूर अपना सामान लेकर बड़ी संख्या पर सड़क पर जुट गए और कोई साधन नहीं मिलने पर पैदल ही अपने राज्य लौटने के लिए निकल पड़े। इस दौरान पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब सड़क पर काफी भीड़ जुट गई तो पुलिस ने मजदूरों पर लाठियां बरसा दी। कई मजदूर साइकिल से तो कुछ पैदल ही जाने की जिद पर अड़े रहे। लॉकडाउन की वजह से मजदूर शेल्टर होम में रहने पर मजबूर है। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के जरिए देश के 6 और एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही इन 6 एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी। इसके अलावा 12 एयरपोर्ट्स पर निजी उड्डयन कंपनी के निवेश से सरकार को 13,000 करोड़ मिलने की उम्मीद है। Six more airports are for auction, and the Airports Authority of India shall do it on public-private basis, PPP basis. Additional investments also are likely to happen by private players in about 12 airports, which they are already holding, for better world-class facilities to be brought in. So, majorly, airports in India will become far more with better facility and customer experience. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को बिहार में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने लॉकडाउन 4 पर देश भर के मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे थे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश सरकार ने बिहार में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, ट्रेन, बसों के साथ साथ रेस्टोरेंट बंद रखने का सुझाव दिया। हालांकि बिहार सरकार चाहती है कि रेड जोन घोषित करने का अधिकार जिला प्रशासन को दिया जाना चाहिए। साथ ही नीतीश कुमार चाहते हैं कि रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक में कर्फ्यू छूट देने का अधिकार भी राज्य सरकारों को मिले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया। अब राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार को या राज्य सरकारों को साहूकार नहीं बनना चाहिए, सीधा पैसा देना चाहिए। अच्छे सुझाव दे रहे हैं वो आजकल, ऐसा लगता है आपको? देखिए, समस्या क्या है कि राहुल जी को स्वयं नहीं मालूम होता है वो बोल क्या रहे हैं और कौन सी बात कब बोली जानी चाहिए। अगर उनको यही सब मालूम होता तो संभवतः देश की जनता उन्हें 14 में भी 19 में भी इस प्रकार का जो है जवाब नहीं देती। ये तो जनता जैसा नेता है उस प्रकार का जवाब 14 और 19 में देश की जनता ने दे दिया है। इसलिए जनता के द्वारा पिटे गए मोहरे आज इस प्रकार की अनलगल बयानबाजी करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। उनके समय में क्या क्या गुल खिलाए जाते थे, क्या क्या होता था, उनको थोड़ा याद करते, 2G को याद कर लेते, कॉमनवेल्थ गेम्स को याद कर लेते, या फिर अन्य वे तमाम प्रकार के जो स्कैंडल उस समय हुए थे इनको ये याद कर लेते तो संभवतः इस समय इस प्रकार की वक्तव्य और अनर्गल वक्तव्य देने से उनको कहीं न कहीं वे परहेज करते। प्रियंका जी भी आपको सुझाव देती रहती हैं, ट्वीट करती रहती हैं, उनको क्या कहेंगे? अच्छी बात है, सुझाव देना ही नहीं चाहिए, उसको आत्मसात भी करना चाहिए। राहुल गांधी पर सीएम योगी के बयान को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 पार्लियामेंट के मेंबर थे और अटल जी भी चुनाव हार गए थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि पिटे हुए नेता हैं। तब भी इज्जत करते थे हम उन लोगों की, क्योंकि हम जानते हैं राजनीति में सत्ता कभी एक हाथ में नहीं रहती है। जिस तरीके की जबान राहुल गांधी के बारे में योगी जी ने बोली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लखनऊ में दूसरे राज्यों से पैदल चलकर आने वाले मजदूरों को अलग अलग इलाकों में रोक दिया गया, जिसके बाद सड़कों पर मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई। मजदूरों को रोकने के लिए लखनऊ की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी सड़कों पर निकलकर हालात देखते नजर आए। प्रशासन वहां लखनऊ के कई इलाकों में फंसे मजदूरों को बसों और दूसरी गाड़ियों से उनके घरों तक भेजने की तैयारी की जा रही है। सभी श्रमिकों को ये शासन
का मंशा है कि कोई पैदल नहीं चलेगा, सभी को अपने जो डेस्टिनेशन पॉइंट्स है उसके लिए बसेस जो है चाहे यूपीएसआरटीसी की बसें हो या अन्य रिक्विजिशन की हुई बसें हो उसी के माध्यम से भेजा जाएगा। और जो भी श्रमिक हमें रास्ते में मिल रहे हैं उनको हम 3-4 जो हम लोग के पिकअप पॉइंट्स है उसमें पहुंचा रहे हैं और वहीं पे उनको भोजन या पानी का व्यवस्था कराया जा रहा है और वहीं से वो अपने अपने बसों में बैठकर निकल जा रहे हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया कि बिना मास्क पहने और सार्वजनिक जगहों पर थूकते हुए पाए जाने पर पहली और दूसरी बार 100 रुपए, जबकि तीसरी बार और आगे हर बार 500 रुपए जुर्माना देना होगा। यही नहीं, लॉकडाउन के नियम को तोड़ने वालों को पहली बार में 100 से 500 तक रुपए, दूसरी बार में 500 से 1000 रुपए तक और आगे हर बार 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी तरह दोपहिया वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति के बैठे होने पर पहली बार 250 रुपए, दूसरी बार 500 रुपए और तीसरी बार 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। चौथी बार पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या फिर रद्द कर दिया जाएगा। मुंबई के पास ठाणे में 70 मजदूरों के साथ धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया। प्रयागराज जाने को निकले ये मजदूर मध्य प्रदेश की सीमा के पास उनको छोड़कर ट्रक ड्राइवर भाग गया। मजदूरों के मुताबिक मुंबई से प्रयागराज पहुंचाने के नाम पर उनसे करीब 3000 रुपए लिए गए, लेकिन नागपुर की सीमा पर पहुंचते ही उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। दावा किया गया कि इस दौरान पैसे लेने वाला ट्रक से उतरकर भाग निकला, जबकि 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। मजदूरों ने उनके साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप भी लगाया और रास्ते में खाना और पानी तक पीने नहीं देने के आरोप लगाए। गुजरात के सूरत में एक बार फिर मजदूरों की भीड़ सड़क पर उतर आई। हंगामा कर रहे ये मजदूर घर जाने की मांग कर रहे थे। उस दौरान मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते नजर आए। नारेबाजी कर रहे ये मजदूर पुलिस के सामने ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे। पुलिस ने काफी जब इन्हें समझाया तब जाकर ये शांत हुए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 2 मजदूर पैदल चलकर पहुंचे। मजदूरों के मुताबिक दोनों झारखंड से घने जंगल के रास्ते रायगढ़ पहुंचे और इस बीच उन्हें नक्सली इलाके से भी गुजरना पड़ा। जशपुर पहुंचने पर पुलिस ने दोनों मजदूरों की मेडिकल जांच करवाई, जिसके बाद उन्हें उनके गांव भेजने का इंतजाम करने का भरोसा दिया गया। इन लोग मेरे को महाराजा चौक में मिले, जिस स्थिति में मिले उस हिसाब से मेरे को लगा कि इनका चेकअप करवाया जाए। इन्होंने अपना चेकअप करवाया, उसके बाद इनको अपना नंबर छोड़ दिया था मैं, और फिर इनका चेकअप होने के बाद इनको अब वापस व्यवस्था लगा रहे हैं कि कुछ व्यवस्था से अपने घर तक पहुंच जाएगी। कोयला क्षेत्र में सरकार ने बड़ा बदलाव करने का फैसला करते हुए कोल सेक्टर में सरकार के एकाधिकार को खत्म करने का फैसला किया। इसके लिए सरकार ने कोल सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा देने का ऐलान किया। इसके लिए 50 कोयला खदानों की नीलामी जल्द की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से कोयला क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही देश के उद्योगों को मदद मिलेगी। We are bringing in commercial mining in coal sector. You know, coal, as all of you all know, coal is a government monopoly. That government monopoly is what is now being removed. Commercial mining of coal on a revenue sharing basis would help more coal availability and also more coal availability at market prices. So this will be far more efficient and more people can get to using it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई घोषणाओं का स्वागत किया और ट्वीट कर लिखा कि वित्त मंत्री ने कोयला, खनिज, रक्षा, उड्डयन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की। इस तरह के कदम और सुधार से व्यापार के क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उधर पश्चिम बंगाल में पुलिस ने पिछले 24 घंटों में बीजेपी के 4 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हुगली हिंसा के मामले में पुलिस ने बीजेपी के पश्चिम बंगाल से सांसद अर्जुन सिंह, लॉकेट चटर्जी के साथ साथ बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और अमित मालवीय के खिलाफ मामले दर्ज किए। बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की हताशा बताया। बीजेपी का आरोप है कि राजनीतिक बदला लेने के लिए ममता बनर्जी पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं। पंजाब के कपूरथला में आइसोलेशन सेंटर में रखे गए 21 कोरोना के मरीज जब ठीक होकर निकले तो ड्रोन के जरिए उनके ऊपर फूलों की बारिश की गई। ठीक होने वाले सभी मरीजों से पंजाब के कैप्टन
सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और सभी को कोरोना की बीमारी से ठीक होने पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान रिमोट से चलने वाले एक ट्रॉली का भी उद्घाटन किया गया। मील ऑन व्हील नाम इसको दिया गया और बताया गया कि रिमोट से चलने वाली इस ट्रॉली की मदद से कोरोना के मरीजों के ज्यादा नजदीक गए बिना उनके पास खाना पहुंचाया जा सकेगा। जो मरीज जिन्होंने अस्पताल में पूरी मदद दी और सहयोग दिया, उसके कारण ये ठीक हुए और उसके बाद यहाँ पर ठीक हुए 21 मरीजों पर ड्रोन से ये फूल बरसाए गए। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ से। वहां पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। पुंछ के दलान सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की जा रही है। रिहायशी इलाकों में आपको बता दें, दरअसल मोर्टार जो है वो दागे जा रहे हैं और इसी के साथ साथ भारतीय सेना जो है वो करारा जवाब भी दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन ये किया जा रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये है जम्मू कश्मीर के पुंछ से। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का ये उल्लंघन, पुंछ के दलान सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां से फायरिंग की जा रही है। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर मोर्टार दागे जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के नागपुर में एक ट्रक में जा रहे मजदूरों ने कुछ लोगों पर उनसे धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। मजदूरों के मुताबिक मुंबई से प्रयागराज पहुंचने के नाम पर उनसे करीब 3,000 रुपए लिए गए, लेकिन नागपुर की सीमा पर पहुंचते ही उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। दावा किया गया कि इस दौरान पैसे लेने वाला ट्रक से उतर गया और भाग निकला, जबकि 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। मजदूरों ने उनके साथ बुरा बर्ताव करने के आरोप भी लगाए और रास्ते में खाना और पानी तक पीने नहीं देने के आरोप लगाए। हालांकि सीमा पर मौजूद पुलिस ने सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम करने का भरोसा दिलाया। उधर बिहार के समस्तीपुर में एक स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखे गए प्रवासी मजदूरों में जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि स्कूल में करीब 160 प्रवासी मजदूर को रखा गया, जहां टैंकर से बांटे जाने वाले पानी को लेते वक्त कुछ मजदूरों में कहासुनी हो गई। देखते देखते ये मामूली विवाद 2 गुटों में झगड़े की वजह बन गया और मजदूर एक दूसरे से भिड़ गए। वहां काफी देर तक ये हंगामा ऐसे ही चलता रहा, मारपीट होती रही। आखिरकार बाद में झगड़े में शामिल जो मजदूर थे वो वहां से चले गए। न्यूज़ 18 इंडिया की एक रिपोर्ट में एक महिला की पहचान पाकिस्तानी नागरिक बताई गई, जो कि गलत है। तस्वीर में दिख रही महिला और उनका परिवार जम्मू का एक सम्मानित परिवार है। इससे परिवार के सम्मान को जो ठेस पहुंची है, उसके लिए न्यूज़ 18 इंडिया खेद प्रकट करता है।